मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हूर को अब तक होश नहीं आया था और इसी वजह से वो सब कायरा, सारा, रागनी, आर्य और आर्यन अभी बहुत डरे हुए थे। हंस की तरह कायरा ने भी अब तक कुछ भी नहीं खाया था, ना पिया था और उसके साथ बाकियों का भी यही हाल था। हूर को होश न आता देख कायरा और सायरा बस रोए ही जा रही थी। वो वहीं रागनी और आरजी उन दोनों को संभाल रहे थे। आईसीयू में इस वक्त कायरा हूर के पास बैठी हुई थी और उसके साथ आर्यन भी था, पर वो हूर की रिपोर्ट को पढ़ने में बिजी था। तभी अचानक से हूर की सांसें ऊपर से नीचे बहुत तेजी होने लगती हैं। हूर को ऑक्सीजन मास्क लगाया था, पर उसके बावजूद भी उसे सांसें लेने में दिक्कत होने लगती है। हूर की बिगड़ती हालत देखकर कायरा एकदम से डर जाती है और आर्यन की तरफ देखकर उससे कहती है, भाई डॉल को देखो ना, वो कैसे कर रही है। कायरा की बात सुनकर आर्यन हूर की तरफ देखता है और जब वो हूर को स्कैनिंग करते हुए देखता है तो खुद घबरा जाता है। आर्यन हूर के पास आता है और उसे चेक करते हुए कहता है, ओह फुक, बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। तभी वो कायरा की तरफ देखकर उससे कहता है, कायरा गो आउटसाइड, आई नीड टू चेक हर। पर कायरा अपना सिर ना में हिलाती है, जिसे देखकर आयरन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कायरा पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, कायरा मैंने कहा अभी के अभी बाहर जाओ, इसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही है, जाओ। आर्यन कायरा पर चिल्लाता है, जिसकी वजह से कायरा रोते हुए बाहर चली जाती है। तो वहीं आर्यन अपनी टीम के साथ हूर की हालत को थोड़ा स्टेबल करने में लग जाते हैं। वहीं आदित्य के प्राइवेट जेट में आदित्य इस वक्त अपने लैपटॉप पर बहुत कुछ इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहा था, पर तभी अचानक से उसे बहुत घबराहट सी होने लगती है और यहाँ तक कि उसका माथा भी पसीने से भीग जाता है। पूरे प्लेन में एसी चालू होने के बावजूद भी पूरा पसीना पसीना हो जाता है। तभी मार्क आदित्य का बॉडीगार्ड की नज़र आदित्य पर पड़ती है और वो आदित्य को ऐसे देखकर थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब आदित्य को अचानक से ऐसी हालत हो गई थी। पिछले कुछ सालों में मार्क और नील ने आदित्य को ऐसे बहुतों बार देखा था। परेशानी की बात तो यह थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था कि आदित्य के साथ ये सब क्यों हो रहा था, जबकि वो फिजिकली बहुत फिट और हेल्थी था। आदित्य को ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कोई बुरी आदत, जिसकी वजह से उसकी ऐसे अचानक से तबीयत खराब हो जाए। तभी मार्क थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में आदित्य से पूछता है, सर आर यू ओके? पर आदित्य मार्क की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आई डोंट यू मार्क, मुझे घबराहट हो रही है यार, जैसा हमेशा होती है, पर पता नहीं क्यों बट आज दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है। तभी आदित्य अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत घबराहट सी हो रही है मुझे।
पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बेचैनी कैसी? इतना कहकर आदित्य अपनी आंखें बंद करते हुए बस वैसे ही रहता है। पर तभी अचानक से उसकी बंद आंखों के कोने से कुछ आंसुओं की बूंद बाहर लुढ़क कर गिर जाती है, जिसे देखकर मार्क और नील भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आदित्य वीर सिंह खुद कभी नहीं रोता था, पर हाँ, उसकी वजह से बाकी सबको रोना जरूर पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ द स्काईलाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आर्यन बाहर आता है और उसके बाहर आते ही वो चारों आर्यन की तरफ आते हैं। तभी सारा आर्यन से पूछती है, भाई हूर कैसी है अभी? वैसे ये सवाल तो सारा ने पूछा था, पर उनका जवाब उन तीनों को भी चाहिए था। आर्यन उन सब की तरफ देखता है और फिर उन्हें चिंता भरी आवाज़ में बनाता है, हूर की हालत वक्त के साथ और ही बिगड़ती जा रही है। ऐसे में मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। हूर के लिए ये वक्त सच में बहुत दिक्कतों से भरा है, पर अभी के लिए वो स्टेबल है, बट आगे का मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर आर्यन फिर से आईसीयू में चला जाता है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में अंश बड़ी मुश्किल से उन दहकते हुए अंगारों का एक राउंड पूरा करता है। तभी वो तीनों अथर्वसान और एलेक्स जबरदस्ती से उसे उन अंगारों में से नीचे उतार लेते हैं। तभी इमाम वहाँ आते हैं और उन चारों से कहते हैं, अभी शायद खुदा तुम्हारी दुआ कबूल कर ले बेटा। एक काम करो बच्चों, आज के लिए यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि कल यहाँ बाबा का बहुत बड़ा उर्ग लगने वाला है। तो कल तुम सच्चे दिल से अगर उनसे कुछ मांगोगे तो तुम्हें ज़रूर देंगे। इमाम की बात सुनकर वो तीनों अंश की तरफ देखते हैं और फिर शान अंश से पूछता है, भाई क्या आप यहाँ रुकना चाहते हो? इस पर अंश बिना किसी इमोशंस के शान से कहता है, अगर मेरे यहाँ रुकने से हूर ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी रुकने के लिए तैयार हूँ। अंश की बात सुनते ही एलेक्स अंश से कहता है, ओके सर, तो मैं आप तीनों के यहाँ रुकने के लिए कुछ अरेंजमेंट करके आता हूँ। एलेक्स वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी अंश एलेक्स को रोकता है और फिर इमाम की तरफ देखकर उससे पूछता है, बाबा क्या आज रात के लिए हम यहीं दरगाह में रुक सकते हैं? इमाम उन्हें बस हाँ में जवाब देते हैं और वो तीनों भी अंश के साथ दरगाह में ही रुक जाते हैं। ऐसे ही टाइम रात का बीत जाता है। अगली सुबह आदित्य का प्राइवेट जेट सुबह सुबह ही इंडिया में लैंड हुआ था, पर अभी भी उसका दिल वैसे ही घबरा रहा था। इस वक्त आदित्य मुंबई में उसके अपने शहर में था, पर अभी भी उसकी बेचैनी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई थी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो नील की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, नील आज तो महाशिवरात्रि है ना? नील अपना सिर हाँ में हिला देता है और तभी आदित्य उससे और साथ में मार्ग से कहता है, तो चलो मंदिर चलते हैं। वो दोनों भी अपना सिर हिलाते हैं और फिर वो शिव मंदिर के लिए निकल जाते हैं। आदित्य की गाड़ी एक बहुत बड़े शिव मंदिर से थोड़ी दूरी पर आकर रुकती है, क्योंकि
महाशिवरात्रि की वजह से आज सभी मंदिरों में लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वहीं आज उस शिव मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया था। जहां आदित्य आया था वहां मंदिर के बाहर बहुत से लोगों ने अपनी दुकानें भी लगाई हुई थी। सबसे पहले मार्ग उस गाड़ी से निकलता है और फिर वो वहाँ जमी भीड़ को देखता है और पीछे जहाँ इस वक्त आदित्य बैठा हुआ था, मार्ग गाड़ी के पीछे का विंडो नॉक करता है, जिसकी वजह से आदित्य विंडो का ग्लास नीचे करता है। तभी मार्ग आदित्य से कहता है, सर हमें गाड़ी यहीं पार्क करनी होगी, आगे बहुत भीड़ है तो पैदल ही जाना होगा। मार्ग की बात सुनकर आदित्य अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर मार्ग आदित्य के लिए पीछे का दरवाज़ा खोलता है तो आदित्य अपने माई स्टेरियस टोरा के साथ बाहर आता है। उसके पीछे नील भी आता है। वैसे तो आदित्य भी अंश जैसा या उससे भी कहीं ज़्यादा फेमस था, पर लोग उसके सामने आने से भी डरते थे क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही बेहद डरावनी और आकर्षण थी। आदित्य अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस मंदिर की तरफ बढ़ता है, पर जैसे जैसे वो मंदिर की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे वहाँ भीड़ जम रही थी, क्योंकि आदित्य को देखने के लिए सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे थे। हाँ, वो बहुत ही माइस्टीरियस था, पर साथ में वो इतना ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग था कि एक नज़र में ही सभी फीमेल्स का दिल आ जाता था उस पर। आदित्य उन सबको इग्नोर करके और उस भीड़ को जीते हुए बस उस मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसे कौन देख रहा है या फिर उसके आगे कौन है। आदित्य को बस अपने काम से ही मतलब होता था। तो आज भी वो किसी को कोई अटेंशन ना देते हुए बस उस मंदिर में चला जाता है और फिर अपने जूतों को नीचे उतार कर मंदिर के अंदर आता है। वैसे तो मंदिर के अंदर भी लोगों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, पर आदित्य को अपने वक्त की कुछ ज़्यादा ही वैल्यू थी, जिसकी वजह से वो लाइन में घंटों तक खड़े रहने के बदले वीआईपी एंट्री से सीधा शिव जी के दर्शन करने पहुंच गया। आदित्य का ऑरा ही कुछ इस तरह था कि जिससे मंदिर में मौजूद सभी लोग बहुत डर रहे थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी बोलें। तभी आदित्य शिव जी की मूर्ति की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ता है और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहता है, मुझे पता नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कई सालों से ये हो रहा है और मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा हूँ। भोलेनाथ, कल पता नहीं क्यों तो मुझे बहुत बेचैनी से हो रही थी और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा सिर्फ कल ही नहीं, पर अभी इस वक्त भी हो रहा है और ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझसे मेरी जान, मेरी सांसें छीनने की कोशिश कर रहा है। आप तो शायद सब कुछ जानते होंगे ना, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कोई तो ज़रूर है जिससे मेरी बहुत ज़रूरत है, पर कौन, आई डोंट नो। भोलेनाथ, अगर मेरा शक सही है तो आप जल्दी से उस इंसान को मेरे सामने लाइए, पर अभी के लिए उसे सही सलामत रखिए।
जब तक मैं खुद उस इंसान का पता नहीं लगा लेता तब तक तो वो आपकी जिम्मेदारी है ना। उसकी देखभाल आपको करनी होगी। हर हर महादेव। आदित्य वहाँ जाकर शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करता है और अभिषेक के साथ साथ थोड़ी पूजा भी करता है। पूजा करने के बाद आदित्य वहाँ मौजूद दान पेटी पर कुछ पैसे डालकर एक आखिरी बार शिव जी के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो तीनों मंदिर से निकलकर सीधे गाड़ी के पास आते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से पैराडाइज आदित्य के मैंशन का नाम के लिए निकल जाते हैं। पैराडाइज में आदित्य इस वक्त उसके रूम में रेडी हो रहा था कि तभी दो लोग उसके रूम में आते हैं। हाँ, ये वही दोनों थे जो आदित्य के लिए सबसे करीब थे। ये दोनों लड़के ही थे और दिखने में दोनों ही आदित्य से उम्र में थोड़े बड़े दिख रहे थे। आदित्य उसके रूम में इस वक्त अपने बालों को सेट कर रहा होता है। तभी उन दोनों में से पहला लड़का आदित्य से कहता है, अदू। आदित्य का निकनेम जिससे सिर्फ और सिर्फ वो दोनों लड़के ही उसे बुलाते थे। तो अभी तो आया है और आते ही कहाँ जा रहा है? कम से कम एक दिन तो रेस्ट कर लेना। तभी वो दूसरा लड़का भी पहले वाले से सहमत होते हुए आदित्य से कहता है, आदू भाई सही बोल रहे हैं, तू आज कहीं नहीं जा रहा है। पूरे 2 हफ्ते से वहाँ यूके में था। पता नहीं ढंग से खाया भी होगा या फिर नहीं, और ठीक से सोया भी नहीं होगा। तो तेरे चेहरे पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन दोनों की बात सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखता है और फिर पहले वाले से कहता है, यूँ भी भाई मैं घर पर नहीं रुक सकता, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। और फिर आदित्य दूसरे लड़के की तरफ देखकर उससे कहता है, आयु भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने वहाँ ठीक से खाना भी खाया और अपनी नींद भी पूरी कंप्लीट करता था। मैं शायद आप दोनों ये बात भूल गए हैं कि बिजनेसमैन होने के साथ साथ मैं खुद एक डॉक्टर भी हूँ। तो ऐसे में मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ और वैसे भी मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दोनों सारी दुनिया को भस्म कर दोगे। तो आई डोंट वरी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य की बात सुनते ही आयु यूवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये नहीं सुधरने वाला है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, जाने दो। वैसे यूवी की इच्छा तो नहीं थी आदित्य को कहीं बाहर जाने की, पर आयु की बात सुनकर वो ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिला देता है और ये देखते ही आदित्य किसी छोटे से बच्चे की तरह उन दोनों पर टूट पड़ता है और वो दोनों भी आदित्य को कसकर गले लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको हमारे आदित्य के दोनों भाइयों का छोटा सा इंट्रो करा देती हूँ ताकि आप लोग भी उन्हें जानें। तो सबसे पहले आदित्य के सबसे बड़ा भाई जो युवराज सिंह शेखावत, जिसे आदित्य और आयु प्यार से यूवी बुलाते हैं, और यूवी जैसा आदित्य और आयु के सामने था वो सब सिर्फ उन दोनों के लिए ही, बाहर दुनिया वालों के लिए युवराज सिंह शेखावत एक जीता जागता जल्लाद है जो शायद ही किसी पर रहम करता हो।
यूवी भी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, पर आदित्य जितना नंबर 1 नहीं था। और उस पर सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे आदित्य से कोई भी जलन नहीं थी। उल्टा वो खुद आदित्य को आगे जाने के लिए मोटिवेट करता था। उसके बाद आते हैं हमारे आदित्य के छोटे पर उनसे बड़े भाई आयुष बजाज, जिसे दोनों यूवी और आदित्य आयु बुलाते थे। आयु भी असल में बहुत ही ज़्यादा रूढ़, अकूड़ और घमंडी किस्म का लड़का था, पर अपने दोनों भाइयों के लिए वो किसी सॉफ्ट टॉय से ज़्यादा सॉफ्ट था, स्पेशली उसके अदू आदित्य के लिए। आयु मुंबई के टॉप नंबर 1 कॉलेज में प्रोफेसर था, और आयु उस कॉलेज में सबसे कम उम्र का और सबसे हॉट हैंडसम प्रोफेसर था, जिसकी वजह से पूरे कॉलेज की लड़कियां उसके पीछे लगी हुई थीं। पर वो हमेशा लड़कियों से कोसों दूर भागता रहता था। वैसे वो तीनों भाई लड़कियों के नाम से ही चिढ़ते थे। वैसे ये थी आदित्य की छोटी सी फैमिली, जहाँ वो और उसके दोनों भाई थे। वैसे देखा जाए तो आदित्य की तरह वो दोनों भी अनाथ थे, पर आज वो एक फैमिली है। उन तीनों में ही खून का रिश्ता नहीं था, पर उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपने दिल से रिश्ता बनाया था, जो खून के रिश्तों से कहीं ज़्यादा गहरा और अनमोल होता है। वो तीनों एक साथ पैराडाइज में ही रहते थे। आदित्य उन दोनों के लिए उनकी जान था, तो आदित्य के लिए वो दोनों उनके माँ बाप की तरह थे। वो आदित्य की उम्र से बस 2 या 3 साल से बड़े थे, पर उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह ही पाला था। उन दोनों को आदित्य की छोटी सी छोटी जानकारी थी कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, कब उसका मूड कैसा रहेगा, कब उसे ज़्यादा गुस्सा आता है, सब कुछ। इधर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आईसीयू में इस वक्त कायरा हूर के पास बैठी हुई थी, और आर्यन वहाँ खड़ी नर्स को कुछ समझा रहा था कि तभी हूर की अंगुलियाँ हिलने लगती हैं, और कायरा का ध्यान हूर की अंगुलियों की तरफ जाता है। हूर की अंगुलियों को हिलता हुआ देख कायरा की आँखों में चमक सा आ जाता है, और वो आयरन की तरफ देखकर उससे कहती है, आर्यन भाई, डॉल को देखो ना, उसे होश आ रहा है, उसने अपनी उंगलियां हिलाई है। कायरा की बात सुनते ही आर्यन हूर के पास आता है और उसे चेक करने लगता है। हूर को चेक करने के बाद आयरन कायरा की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहता है, लगता है आंसर की विश भगवान ने सुन ली और उसे पूरी भी कर दी। हूर अभी खतरे से बाहर है और उसे बहुत जल्द होश भी आ जाएगा। आयरन की बात सुनकर कायरा खुशी के मारे रोते हुए उससे कहती है, आप सच कह रहे हो ना भाई, मेरी डॉल ठीक तो है ना? आर्यन फिर से अपना सिर हिलाता है, और उसका कन्फर्मेशन मिलते ही कायरा एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, मैं ये गुड न्यूज़ अंकल आंटी और सारा को बता कर आती हूँ, पर आप यहीं रहना, डॉल कभी भी उठ सकती है। आर्यन कायरा को हाँ बोलता है, और कायरा पहले हूर की तरफ देखती है और फिर बाहर की तरफ भाग जाती है। आईसीयू के बाहर वो तीनों अभी भी चुपचाप बैठे हुए थे। तभी कायरा भागते हुए आर्य जी के पास आती है और सीधा उनके सीने से लगकर रोने लगती है।
कायरा को यूं ऐसे रोता हुआ देखकर वो तीनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी आर्य जी कायरा से अपनी कांपती हुई आवाज़ से पूछते हैं, कायू क्या हुआ बेटा, तू ऐसे भागती हुई क्यों आई और तू रो क्यों रही हो ना? हूर वो ठीक है। तभी कायरा अपनी नम आँखों से आर्य जी और साथ में रागिनी और सारा की तरफ देखकर उन्हें बताती है कि डॉल बिल्कुल ठीक है और वो अभी खतरे से बाहर है। अंकल, अभी मैंने उसकी उंगलियों को हिलता हुआ देखा और जब भाई ने उसे चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी डॉल ठीक है और बहुत जल्द उसे होश भी आ जाएगा। कायरा की बातें सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तभी रागिनी आर्य जी से कहती है, आर्य जी आप उन तीनों को फ़ोन करो और बताओ कि वो ठीक है। आर्य जी अपना सिर हिलाते हैं और तुरंत अपना फ़ोन निकालकर उसमें शान का नंबर डायल करते हैं। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में अंश इस वक्त दरगाह पर अपना माथा टेके हुए था। तभी शान को आर्य जी का फ़ोन आता है तो शान उनको फ़ोन उठाता है और सब आर्य जी शान को हूर के खतरे से बाहर होने की बात बताते हैं तो खुद शान को यकीन नहीं होता। पर तभी उसे अधर्व की और इमाम की बातें याद आती हैं जो उन्होंने बोली थी कि प्यार में बहुत ताकत होती है और खुदा भी करिश्मे दिखाते हैं। आर्य जी की बात सुनकर शान फ़ोन कट कर देता है। तभी अधर्व थोड़ा सा डरते हुए शान से पूछता है, इसू किसका कॉल था और क्या कहा उन्होंने? तभी शान अधर्व की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई डैड का कॉल था और उन्होंने कहा है कि अचानक से शान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और आंखों में आंसू खुशी के आ जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए अधर्व और साथ में एलेक्स से कहता है, पूरा भी पूरी तरह से खतरे से बाहर है और उसे कभी भी होश आ सकता है। भाई अंश भाई का प्यार जीत गया और ला लिया उन्होंने उनकी जान को मौत के मुंह से वापस। आधार और एलेक्स भी अपना सिर हिलाते हैं। तभी शान अंश की तरफ देखता है जो इन सब बातों से अनजान अभी भी दरगाह पर अपना सिर झुकाए बैठा था। तभी शान अथर्व से कहता है, भाई अंश भाई को बताना होगा ना? अथर्व अपना सिर हिलाता है और वो तीनों लोग अंश को सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर तो अंश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तभी अंश उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अभी प्लीज़ जल्दी से वापस चलो, मुझे मेरी हूर के पास जाना है। वो तीनों अपना सिर हिलाते हैं और इमाम से मिलने के बाद और दरगाह में एक आखिरी बार अपना माथा टेक कर अल्लाह का शुक्रिया करने के बाद वो लोग वहाँ से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। अपनों दोनों पैर बुरी तरह से जले हुए होने की वजह से अंश को एक कदम भी चलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मानो उसकी जान निकल रही थी। पर उसे तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अधर्व और एलेक्स ने अंश को सपोर्ट देते हुए उसे पकड़ रखा था। उनकी ही सपोर्ट की वजह से अंश चल पा रहा था, वरना उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी रह पाए।
ऑफिस चलना तो बहुत दूर की बात थी। वहीं पैराडाइज में इस वक्त वो तीनों हॉल में थे। तभी आयु आदित्य से पूछता है, वैसे अदु तुझे जाना कहाँ है? तू ऑफिस जा रहा है क्या? तभी आदित्य आयु के सवाल का जवाब देते उससे पूछता है, भाई मुझे ऑफिस तो नहीं जाना, असल में मुझे द स्काईलाइन हॉस्पिटल जाना है। एक्चुअली ऑन द वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ डॉक्टर आयान सिंह राठौर, आई एम गोइंग देयर बिकॉज ही नीडेड माई हेल्प इन ए वेरी इम्पोर्टेंट सर्जरी। उन्होंने लास्ट वीक ही मुझे ये रिक्वेस्ट की थी और आप दोनों को पता है कि जब बात किसी की भी पेरेंट्स की जान बचाने की आती है तभी मैं खुद ही अपने डॉक्टर मोड में आ जाता हूँ। आदित्य की बात सुनने के बाद वो दोनों अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी यूवी आदित्य के कंधे पर हल्के से टैप करते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे कहता है, वी नो Adu, and for this we always feel very proud on you. Keep it up, my boy. Now, डॉक्टर आदित्य वीर सिंह, हम दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हर बार की तरह इस बार भी तू सक्सेसफुल रहेगा, तो अभी जा और बचाने एक और ज़िंदगी। आज यूवी की बात सुनकर आदित्य के हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहने वाले चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो हंसते हुए उन दोनों से कहता है, भाई हॉस्पिटल जाते जाते मैं एक बार ऑफिस भी चला जाता हूँ, क्योंकि 15 दिनों से मैंने वहाँ अपना पैर तक नहीं रखा। तो सभी एम्प्लॉई के तो मज़े ही चल रहे होंगे कि बॉस नहीं है, तो जैसे चाहे वैसे रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं भी जाकर ज़रा देखूं तो सही कि मेरे पीछे मेरी ऑफिस में क्या हाल है। चलो अभी मैं निकलता हूँ। अपने दोनों भाइयों को एक बार गले लगने के बाद आदित्य वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी आयु यूवी की तरफ देखकर उससे कहता है, भाई आज बेचारे एम्प्लॉय की तो क्लास लगने ही वाली है। अदू उन सब की बैंड बजाएगा, क्योंकि उसके लिए उसका टाइम और काम सबसे पहले आते हैं और बाकी सब बाद में। यूवी भी आयु की बातों से सहमत होता है और बाद में वो दोनों भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं।